जब आप बाटा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो स्कूल के दिन सुबह सुबह सफेद कैनवस शूज को चौक से साफ करना, या वो मजबूत सैंडल्स जो आपकी दादी या नानी सालों साल चलाती थी और वो कभी टूटती ही नहीं थी। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसने कभी बाटा के जूते न खरीदे हों। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ब्रांड को आप और आपके पेरेंट्स बचपन से प्योर इंडियन समझते आए हैं, वो दरअसल इंडिया का है ही नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बहुत कम ऐसे फॉरेन ब्रांड्स हैं जो इंडियन लाइफ में इतनी खामोशी से दाखिल हुए और इतने लंबे अरसे तक रहे कि उन्होंने अपनी फॉरेननेस यानी अपनी अजनबियत को बिल्कुल छुपा दिया। तो फिर बाटा की असल हकीकत क्या है? ये कंपनी कहां से आई और उसने करोड़ों इंडियंस को ये यकीन दिलाने पर कैसे मजबूर कर दिया कि ये उनका अपना ब्रांड है? आज की इस वीडियो में हम बाटा की इसी सनसनीखेज और हैरत अंगेज हिस्ट्री को डिकोड करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जूतों की कहानी नहीं है, ये बिजनेस, पॉलिटिक्स और चालाकी की एक ऐसी अनोखी दास्तान है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बाटा को अक्सर इंडियन ब्रांड इसलिए समझा जाता है क्योंकि इंडियंस की नस्लों ने उसे अपने काम, अपनी परचेज, अपनी यादों और रोजमर्रा के इस्तेमाल से ऐसा बना दिया है। लेकिन इस कंपनी का सफर इंडिया से हजारों मील दूर शुरू हुआ था। तारीख के पन्ने पलटे तो हमें जाना होगा साल 1894 में। यूरोप का एक कस्बा था जिसका नाम था ज़िलीन, जो उस वक्त एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था और आजकल चेक रिपब्लिक में है। वहां एक शख्स थॉमस बाटा ने अपनी बहन भाइयों ईना और एंटोनिन के साथ मिलकर इस बिजनेस की बुनियाद रखी। दोनों वर्ल्ड वार्स के दरमियानी सालों यानी इंटरवार ईयर्स तक ये छोटा सा बिजनेस एक बहुत ही पुरज़्म चेकोस्लोवाक मल्टीनेशनल बन चुका था। ये वो दौर था जब बाटा ने दुनिया को दिखाया कि बिजनेस कैसे किया जाता है। उन्होंने मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन यानी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर जूते बनाना शुरू किए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने रिटेल एक्सपेंशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, अपने वर्कर्स के लिए वेलफेयर प्रोविजन और फैक्ट्री के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल टाउन प्लानिंग जैसे मॉडर्न तरीके अपनाए। लेकिन यूरोप में इतनी बड़ी कामयाबी के बाद इस कंपनी की नजर दुनिया की एक ऐसी मार्केट पर पड़ी जो उस वक्त ब्रिटिश राज के नीचे दब रही, और वो मार्केट थी ब्रिटिश इंडिया। इंडिया में बाटा की एंट्री सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि ये कंपनी की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात नोट करने वाली है। चेकोस्लोवाकिया के पास दुनिया में कोई कॉलोनीज नहीं थी जैसे अंग्रेजों या फ्रांसीसियों के पास थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को फुटवियर के लिए दुनिया के सबसे बड़ी पोटेंशियल मार्केट्स के तौर पर देखा। एकेडमिक रिसर्चर्स बताते हैं कि बाटा ने अपनी एंट्री को इस इंपीरियल सेटिंग से जोड़ा, जिसने आगे चलकर उसकी ग्रोथ को शक्ल दी। साल 1931 में कंपनी ने कलकत्ता में अपनी कॉर्पोरेट प्रेजेंस कायम की। उन्होंने सबसे पहले हुगली नदी के वेस्टर्न कोस्ट पर वाक़े एक जगह कोन नगर में एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन के तौर पर काम शुरू किया, और जब वो कामयाब हो गए तो वो शिफ्ट हुए एक बहुत बड़ी जगह पर जिसे आज हम बाटा नगर के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कलकत्ता का ही इंतखाब क्यों किया? उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच थी। कलकत्ता उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स में से एक था। वहाँ बेहतरीन रेलवे कनेक्शंस थे, सस्ती और बहुत बड़ी लेबर पूल मौजूद थी, और वहाँ चमड़े का काम करने की पुरानी ट्रेडिशंस थी। यानी बिजनेस को सेट करने के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब कलकत्ता में मौजूद था। शुरू में कंपनी को कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। वो लोकल चमड़ा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे क्योंकि वो उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरता था, इसलिए उन्होंने चमड़ा इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार की, अपनी टेनरी यानी चमड़े के कारखाने लगाए और रबर जमा करने का अपना एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया। लेकिन याद रहे, बाटा किसी खाली मार्केट में कदम नहीं रख रहा था। कॉलोनियल इंडिया में पहले से ही खालों का एक बड़ा बिजनेस मौजूद था। जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स थे या जगह जगह टेनरीज थी, वर्कशॉप्स थी, और सदियों पुराना आर्टिसनल प्रोडक्शन का सिस्टम था जो यूरोप की उस फैक्ट्री कैपिटलिज्म से बहुत पहले से काम कर रहा था। उसके अलावा बाटा को इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंपटीटर्स का सामना भी था। जापान का सस्ता रबर और कैनवस फुटवियर पहले ही इंडियन मार्केट के सस्ते सेगमेंट्स पर कब्जा कर चुका था। तो फिर बाटा ने उन सबको कैसे हराया?
कंपनी ने 4 चीजों का एक ऐसा जबरदस्त मिक्सचर तैयार किया जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 1 इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, 2 लो प्राइसेस, 3 मॉडर्न रिटेलिंग, 4 ब्रांड रिकॉग्निशन। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिटेल नेटवर्क बनाना शुरू किया। आप अंदाजा लगाएंगे कि साल 1933 तक उनके पास सिर्फ 86 दुकानें थीं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले तक वो ब्रिटिश इंडिया में तकरीबन 680 स्टोर्स चला रहे थे। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स के इस कॉम्बिनेशन ने बाटा को दुनिया के ट्रेडिशनल जूता बनाने वालों से बिल्कुल अलग और बहुत आगे खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं उस कहानी के एक ऐसे एस्पेक्ट की जो बहुत सेंसिटिव और बहुत डीप है। इंडिया में बाटा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स की अक्सरियत इंडियन ही थी, लेकिन कंपनी ने यहाँ के ट्रेडिशनल सरदार सिस्टम से परहेज किया। यहाँ ठेकेदार मजदूरों को कंट्रोल करते थे, उन्होंने वर्कर्स को डायरेक्टली नौकरी दी और उन्हें अपने इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल्स के मुताबिक ट्रेन। लेकिन चमड़े का बिजनेस इंडिया में कभी भी सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा। यहाँ चमड़े का काम, खालें उतारना और जूते बनाना हिस्टोरिकली जात पात के सिस्टम, अछूतपन और एक ऑक्यूपेशनल स्टिग्मा यानी समाजी बदनामी से जुड़ा हुआ था। यहाँ बाटा ने एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस चाल चली। उन्होंने इस समाजी रुकावट का डायरेक्ट मुकाबला करने के बजाय जूते बनाने के काम को एक मॉडर्न फैक्ट्री लेबर यानी एक मॉडर्न और बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैक्ट्री के काम के तौर पर पेश किया। जब मशीनों के जरिए काम शुरू हुआ यानी मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन आई, तो चमड़े और मखसूस बिरादरियों का या मखसूस कास्ट का वो पुराना और ट्रेडिशनल ताल्लुक यूजर्स की नजरों में धुंधला हो गया। कंपनी ने अपने ब्रांडेड रिटेल के जरिए जूतों को एक साफ सुथरी, स्टैंडर्डाइज्ड और एस्पायरेशनल कम्युनिटी बनाकर पेश किया। यानी अब जूता खरीदना या बनाना कोई बैकवर्ड काम नहीं था, बल्कि ये मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन गया। अगरचे हिस्टोरियन शाहाना भट्टाचार्य की रिसर्च बताती है कि टेक्निकल एजुकेशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट के बावजूद चमड़े के काम से जुड़े इस पुराने समाजी दाग को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका, लेकिन बाटा ने उसके काम करने के तरीके को बदलकर उसे यूजर्स के लिए एक्सेप्टेबल जरूर बना दिया। साल 1934 में बाटा ने कलकत्ता के साउथ में जमीन खरीदी और वहां मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा प्लांट लगाया जिसने भारत में एक नए शहर को जन्म दिया, बाटा नगर। ये कंपनी के इस इंटरनेशनल अर्बन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जिसके तहत उन्होंने 1929 से 1945 के दरमियान दुनिया भर में 20 से ज्यादा इंडस्ट्रियल टाउन्स प्लान किए। बाटा नगर सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, ये एक पूरा प्रोग्राम था। यहाँ फैक्ट्री की बिल्डिंग्स के साथ साथ वर्कर्स और मैनेजर्स के लिए रेजिडेंसीज थी, मैनेजेरियल रेजिडेंसीज, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज, क्लब और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाए गए। कंपनी के अपने मैगजीन्स वर्कर्स की हेल्थ, दांतों की देखभाल और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर रिपोर्ट्स छापते थे। ये नाम खुद इस बात का सबूत है कि कंपनी किसी तरह एक ज्योग्राफिकल जगह बन गई, एक कॉरपोरेशन बन गया बाटा नगर। यहाँ कंपनी का कंट्रोल किसी फौज या अदालत के जरिए नहीं था, बल्कि हाउसिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन के जरिए लोगों की जिंदगियों पर कंपनी की एक कॉर्पोरेट अथॉरिटी कायम हो चुकी थी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वहाँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। जनवरी 1939 की बड़ी हड़ताल के दौरान ये साफ हुआ, वर्कर्स ने ज्यादा तनख्वाह, कम किराए, मुफ्त इलाज और अपनी यूनियन को तस्लीम करने की डिमांड शुरू की। यहाँ तक कि उन्होंने फैक्ट्री के कंपाउंड में मस्जिद के एक्सपेंशन और मंदिर बनाने का डिमांड भी किया। क्योंकि कंपनी ही उनकी मालिक भी थी और उनकी मकान मालिक भी, इसलिए वेजेस की ये लड़ाई एक बड़े समाजी कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। उस दौर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहाँ पुलिस फायरिंग जैसे वायलेंस भी हुए, जिसके बाद कहीं जाकर एक मुआहिदा तय पाया। साल 2006 में आई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कॉलोनी में, जिसे डच थ्योरिस्ट मैकबॉल ने बनाया था, बाटा नगर के इसी पास्ट को वहाँ के पुराने रहने वालों की यादों के जरिए दिखाया गया है। ये फिल्म दिखाती है कि किस तरह वहाँ एक तरफ सिक्योरिटी और कम्युनिटी का एहसास था, तो दूसरी तरफ एक सख्त लेबर डिसिप्लिन और
क्लास हायरार्की भी मौजूद थी। बाटा का नेटवर्क सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं था, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल चुका था। लाहौर के पास बाटापुर था, पटना के पास बाटागंज और बिहार में मुकामा घाट की टेनरी। बाद में उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद में भी एक बड़ा प्लांट लगाया। ये एक सब कॉन्टिनेंट का इंडस्ट्रियल नेटवर्क था। लेकिन फिर आया साल 1947, भारत तकसीम हुआ। भारत की तकसीम ने इस पूरे नेटवर्क को दो हिस्सों में काट दिया। बाटापुर पाकिस्तान में चला गया और बाकी साइट्स इंडिया में रह गई। लेकिन इस कंपनी की लचक देखिए, ये खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुद को नई सिचुएशंस के मुताबिक ढाल लिया और अडेप्ट कर लिया। आज़ादी के बाद 24 दिसंबर 1957 को इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बाटा नगर का एक ऑफिशियल दौरा किया। उन्होंने फैक्ट्री और वर्कर्स के क्वार्टर्स को देखा और कंपनी के मॉडर्न मेथड्स और इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बहुत तारीफ की। नेहरू का यह मानना था कि अगरचे ये कंपनी एक फॉरेन ओरिजिन की है, लेकिन इंडिया की तरक्की, उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। आज़ादी के बाद इंडियन मैनेजर्स ने बड़े ओहदे संभाले, इंडियन वर्कर्स ने जूते बनाए और यूं ये ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता मिडिल क्लास की पहचान बन गया। हिस्टोरियन तीर्थंकर राय अपनी किताब अ बिजनेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि बाटा ने अपनी ब्रांडिंग और डायरेक्ट रिटेल के जरिए मिडिल क्लास मार्केट में एक ऐसी मजबूत मोनोपोली कायम की जिसका मुकाबला उस वक्त कोई और ब्रांड नहीं कर सका। क्योंकि यूजर्स का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीतने के लिए जिस बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी वो सिर्फ बाटा ही के पास थी। तो बाटा का इंडिया में सबसे बड़ा प्रोडक्ट वो जूता नहीं था जो उसने बेचा, बल्कि वो एहसास था कि ये ब्रांड हमेशा से इंडिया ही का था और हमेशा यही रहेगा। उसने इंडियन कंज्यूमर मार्केट को इस तरह अपनाया कि आज हम उसके फॉरेन होने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। आपका बाटा के साथ बचपन का क्या तजुर्बा रहा? क्या आपके पास भी स्कूल के सफेद कैनवस शूज की कोई याद है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।